ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर से संबंधित कुछ बातें आई विल डिस्कस विद यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस विद यू द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है पहले वाली वीडियो में। फिलहाल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ गई? 192 कंट्रीज हैड डिसाइडेड टू फॉलो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके लिए दे डिड मीटिंग इन रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में 1992 में उन लोगों ने मीटिंग की और उस मीटिंग का उद्देश्य था एजेंडा 21 को फॉलो करना। और एजेंडा 21 क्या था भाई? एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने का रास्ता था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर क्या बातें कही गई थी कि हमें अपने जो प्रेजेंट हम अपने रिसोर्सेज को जितना ज़्यादा या जितना उचित तरीके से यूज कर सकते हैं करें, ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन को इसकी कमी न हो। ठीक है, आज हमारा काम जैसे चल रहा है हम उसको चलाएं। अगर हमारे पास ईंधन लकड़ी बच सकती है तो हम उसको बचाने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है उसको भी किसी तरह की प्रॉब्लम न हो पाए। यानी फ्यूचर जनरेशन के हितों को ध्यान में रखते हुए और अपने वर्तमान में इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ठीक है, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो किया। तो इन्होंने 1992 में 192 कंट्रीज हैड साइंड एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इट्स एम टू अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये किसी एक देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए था। इट्स एजेंडा टू कम्बैट एनवायरनमेंट डैमेज, पॉवर्टी। आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट वाज द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आप इसको बताएं टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, टू रिमूव द पॉवर्टी डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। सभी लोग मिलकर ये काम करेंगे। उसके बाद आता है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग में हमने आपको बताया प्लानिंग इज ए नीड फॉर जस्टिस यूज ऑफ रिसोर्सेज। बच्चों, कुछ रिसोर्स असम में है, हमारे यहाँ नहीं है, कुछ रिसोर्स बिहार में है, हमारे यहाँ नहीं है। तो ऐसे में रिसोर्स को एक प्रॉपर तरीके से उसके यूटिलाइजेशन कैसे हम करते हैं। देयर आर रीजन विच आर रिच इन सर्टेन रिसोर्सेज एंड डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिसोर्स प्लानिंग। हमारे यहाँ का जो रिसोर्स प्लानिंग इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें लगभग 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। इसको आप नोट कर लेना, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। तो सबसे पहला वाला आता है आइडेंटिफिकेशन। हम उस जगह पे जाते हैं, उसकी पहचान करते हैं और उसके अंदर भी 3 काम होते हैं। सबसे पहले माना हमने किसी जगह पे कोई रिसोर्स ढूंढ लिया, तो उसके बाद उसका सर्वे होगा, मैप बनेगा और उसके बाद उसका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन होगा और फिर उसके बाद सभी रिसोर्स को मेजर किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा स्टेप होता है इवॉल्विंग द प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर विद टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। मैच उसके लिए जो लीगल कार्रवाई है और उसको जो निकालने का तरीका है वो स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर या टेक्नोलॉजी, क्या चीज़ उसके लिए ज़रूरी है वो चीज़ हम देखते हैं और साथ में लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनकी ओर भी हम ध्यान देते हैं। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। बट तो इसमें अब कुछ बात ही नहीं रह गई कि अगर आपसे पूछा जाए कि रिसोर्स को कंजर्व करना क्यों जरूरी है, क्योंकि रिसोर्स आर द वाइटल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, अगर रिसोर्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हैं कि अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट वी कैन एग्जिस्ट इन अर्थ। रिसोर्स के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। ठीक है, तो इंटरनेशनली द क्लब ऑफ रोम एडवोकेट द रिसोर्स। सबसे पहले जो रिसोर्स के कंजर्वेशन की बात कही वो रोम के एक क्लब से 1968 में आई। ठीक है, और उसके बाद जो सच्चर
Suchamchar propagate resource conservation on Gandhian philosophy in the book of Small is Beautiful। इसको भी नोट कर लेना, ये Small is Beautiful बुक किसकी है ये आपसे पूछा जा सकता है। और in 1987 the Brundtland Commission report introduced the concept of sustainable development and advocate the means of resource conservation। इन्होंने बताया कि रिसोर्स को किस किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है। उसके बाद सबसे पहला अर्थ समिट 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था और वहाँ पर सिर्फ एंड सिर्फ इन रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में ही बात की गई थी। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक चीज़ और आती है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है लैंड रिसोर्स। अब लैंड रिसोर्स क्या है? लैंड रिसोर्स के अंदर हम सबसे पहले सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। अब सॉइल क्या होती है? सॉइल एक इम्पोर्टेंट मतलब उसको हम कह सकते हैं कि सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बच्चों अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें शॉर्ट में, तो अगर इंडिया इज वेराइटी और रिलीव्स फीचर्स लैंड फॉर्म्स क्लाइमेटिक रिलीव्स एंड वेजिटेशन, तो देयर हैव ए कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सॉइल। देयर आर फॉलो। सबसे पहला होता है एल्यूवल सॉइल। एल्यूवल सॉइल जो बहुत उपजाऊ होती है। बच्चों जितने भी हमारे प्लेन एरिया हैं और एरिया बिटवीन रिवर, वो एल्यूवल सॉइल में आते हैं। दूसरा जो आता है वो आता है ब्लैक सॉइल। गुजरात में कॉटन ग्रोथ के लिए ब्लैक सॉइल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप बुक से पढ़ लें। उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, तो ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम रीगर सॉइल भी आता है। कि कभी कभी ये भी आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल, तो इसको कॉटन सॉइल या रीगर सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल ये कहाँ पाई जाती है और इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। आपको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ज़रूर पढ़ना कि इन सॉइल को कहाँ ये सॉइल कहाँ मिल सकती हैं और उन पर कौन कौन सी फसलें होती हैं। लेटराइट सॉइल की अगर बात करें तो लैटिन वर्ड लेटर से बना है, विच मीन्स ब्रीज। द सॉइल डेवलप्ड इन एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, जहाँ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, हैवी रेनफॉल होता है। डेजर्ट सॉइल, जैसा आप नाम से ही जानते होंगे, डेजर्ट और एरिड सॉइल इसको बोलते हैं। डेजर्ट एरिया में ये सॉइल पाई जाती है। ठीक है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट जो जंगलों में पाई जाती है, फॉरेस्ट, ठीक है, और माउंटेन एरिया में ये पाई जाती है। तो इस तरह से हमने इनको 3-4 एल्यूवल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट और एरिड सॉइल और फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। बच्चों सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन क्या होता है? हवा पानी से मिट्टी की ऊपरी परत का, मिट्टी की लेयर का कटकर बह जाना या नष्ट हो जाना, उसको सॉइल इरोजन कहा जाता है। तो सॉइल इरोजन के लिए कौन जिम्मेदार है? सॉइल इरोजन के लिए ह्यूमन एक्टिविटी ही जिम्मेदार है। हम लोग पेड़ काट देते हैं, घास को उखाड़ देते हैं, बार बार एक ही जगह पर जानवरों को चुकाते हैं, तो उससे क्या होता है, जानवर लास्ट में उस घास की जड़ को भी उखाड़ देता है। तो होता क्या है, मिट्टी ढीली हो जाती है और बह जाती है। और साथ में कई एरिया में बहुत ज़्यादा सिंचाई की, ओवर इरिगेशन भी इसके लिए बहुत नुकसानदायक है। ओवर इरिगेशन से भी सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसको कंजर्व करने का तरीका क्या है? कंजर्व करने के लिए सबसे पहले हमें प्लांटेशन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए। और जानवरों को चुकाने के लिए अगर पेस्चराइजेशन की बात करनी है, अगर तो जानवरों को फीडिंग की बात करनी है, तो उनके लिए जो जहाँ पर उनको चुकाया जाता है उसका एक प्रॉपर सिस्टम बनाना चाहिए कि बार बार एक ही जगह चुकाने से क्या होता है, वो पहले तो उनको घास मिलती है वो खा लेते हैं, फिर जब घास नहीं मिलती वो जड़ को उखाड़ देते हैं, तो मिट्टी ढीली हो जाती है। तो सॉइल इरोजन का ही। और तीसरा जो है बच्चों, ये जो मिट्टी खदान की बात आती है, मिट्टी खोदने की बात आती है, वहाँ माइन की,
तो इसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए। होता क्या है कि आजकल गवर्नमेंट कहती है कि 2 फीट मिट्टी खोदो और जो ठेकेदार होते हैं वो 3-3 फीट मिट्टी खोद लेते हैं। तो इससे भी जो होता है खाद्यान्नों से भी सॉइल इरोजन को बढ़ावा मिलता है। इसलिए इसके लिए एक निश्चित सिस्टम होना चाहिए और उस सिस्टम के अंदर रूल रेगुलेशन के अंदर ही जो माइनिंग वर्क है वो होना चाहिए। ठीक है। और टेरेस फार्मिंग के थ्रू भी इस सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। इस चैप्टर में बच्चों इतना ही है और आप एक बार इस चैप्टर को पढ़ के इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आप और नोट कर लें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे बेटा।